द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको चीन के संविधान के अंतर्गत इसके जनवादी चीन के विधानमंडल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में बताऊंगी। चीन के नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन। चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय के राज्यों में सामान्यतः विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन लगभग 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल को ही अपनाया गया है। पुराने संविधानों में विधानमंडल एक सदनात्मक ही था। 1982 के नए संविधान में भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि और मार्च 2004 में अनुच्छेद 59 के संशोधन पर विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण उनके निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी हैं और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे पागल नहीं होने चाहिए, न्यायालय से दंडित न हो, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी तथा सामंत न रहे हों, राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। सदस्यों का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेना चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक है कि यह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाए। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित भी किया जा सकता है। यदि 1/5 यदि 5वां डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 62 में किए गए हैं, जो हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। यह संविधान में संशोधन करती है। तीसरा, यह संविधान में के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। चौथा, यह फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है। पांचवा, जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। छठा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना। जनवादी कांग्रेसी स्टेट काउंसिलर मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। सातवां, यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। आठवां, यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। नवां, यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। 10वां, यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। यह योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है। यह राज्य के बजट की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। यह बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। 12वां, यह स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। यह विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। अगला, यह युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। 16वां, यह
उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित है। नए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा सकती है जो चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद को हटा सकती है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिल, मंत्रालयों और आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल और स्टेट काउंसिल के महासचिव को उनके पद से हटा सकती है। यह केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को हटा सकती है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है तथा यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल को उनके पद से हटा सकती है। कल की कक्षा में हम इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को जानेंगे। धन्यवाद।